हाँ, तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में सबसे बड़ा रिफॉर्म किया गया सर, आरबीआई के रोल को ही चेंज कर दिया। जो कि आरबीआई पहले हर चीज को कंट्रोल 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 किया करता था, अब आरबीआई क्या करता है बोलो? फैसिलिटेट, हेल्प करता है। किसकी हेल्प करता है? प्राइवेट सेक्टर बैंक की, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की। और अब बोल दिया कि अब कंट्रोल करके कुछ भी हासिल नहीं होगा, अब हमें जो है हर चीज को फैसिलिटेट करना है। इसीलिए रेगुलेशन की जगह मैनेजमेंट एक्ट लिया है। इज इट क्लियर? और एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स में कौन है पीछे? बिन 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 बिन, ज्यादा बोला मत करो। वैसे यहाँ सब कुछ पढ़ाने के बाद भी याद नहीं होता है कई बार चैप्टर, ध्यान रखना। फिजिकल सेक्टर रिफॉर्म में जो कि हमारे इनकम टैक्स जैसे कानून की 90% रेट चला करती थी एक जमाने में, उसको लिबरलाइज कर दिया, इजी कर दिया। काफी सारे टैक्सेस को हमने वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स में सबमर्ज कर दिया, दैट इज जीएसटी। ये बड़े रिफॉर्म्स भारत में किए गए। साथ ही टैक्स स्ट्रक्चर को इवेसिव ना रहे। इवेसिव ना रहे मतलब लोग टैक्स की चोरी ना करें, इसलिए सरकार टैक्स चुकाने वालों को बहुत सारे फायदे भी दिया करती है। इवन आप किसी हिली एरिया में, बैकवर्ड एरिया में अगर हॉस्पिटल बनाते हो तो कई आपके बिजनेस के आने वाले 10-10 साल का प्रॉफिट टैक्स फ्री करा है सरकार ने, राइट? जैसे अभी आपको ध्यान हो तो थोड़े समय पहले टाटा ने 7 कैंसर हॉस्पिटल्स असम में खोले थे, जिनका उद्घाटन करने मोदी जी पहुंच गए। तो उसका फायदा ये मिला टाटा को कि टाटा कॉरपोरेशन का उस एरिया का प्रॉफिट अगले 10 साल के लिए एग्जाम्प्ट हो गया, टैक्स फ्री, कितना भी कमाओ, जीरो टैक्स। ऐसे कई सेक्शंस हमारे इनकम टैक्स में आएंगे जब हम सीए इंटर में प्रवेश करेंगे। बोलो, यहां तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? तो ये सारे स्ट्रक्चर को इजी करा। और साथ में एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म में जो बड़े बदलाव हुए वो ये हुए कि हमने रुपये को शार्प डिवैल्यू करा, लगभग 20%। लगभग कितना परसेंट? ये आप एग्जाम में लिख सकते हो, नियरली 20% रुपये को हमने क्या कर दिया बोलो? डिवैल्यू, सो दैट डॉलर की रुपए के कंपैरिजन में वैल्यू बढ़ाई जा सके और भारत में विदेशी जो मुद्रा है वो आ सके। तो यहां तक हमने कल की तारीख में पढ़ा था। अब आता है व्हाट वर द फीचर्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी आफ्टर लिबरलाइजेशन, मतलब 1991 के रिफॉर्म्स के बाद ट्रेड पॉलिसी के क्या हाल हुए। तो सबसे पहले कोटास खत्म। कोटास मतलब रेस्ट्रिक्शंस खत्म। अभी आप कितने भी क्वांटिटी में कुछ भी सामान इंपोर्ट कर सकते हो, कुछ भी सामान आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। दूसरा, लाइसेंसिंग खत्म कर दी, एक्सेप्ट इन केस ऑफ गुड्स विच आर नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, जैसे न्यूक्लियर वगैरह, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली थोड़ी होते हैं। हमारे हाथ में आ जाए तो हम तो सबसे पहले हमारे टीचर को, ठीक है? तो एनवायरमेंट फ्रेंडली गुड्स जो नहीं है उनका स्पेसिफिक प्रोडक्शन जो है गवर्नमेंट ने खुद के पास ले लिया। एंड साथ ही इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी गई। इंपोर्ट ड्यूटी इंपोर्ट पर लगाई जाती थी सो दैट लोग इंपोर्ट ना करें और घर में बना हुआ माल को खरीदें। लेकिन अब हमको समझ में आ गई कि घर के बने हुए माल की तो इतनी क्वालिटी, ब्रांड वैंड कुछ है नहीं, तो फिर इंपोर्ट को सस्ता कर दिया। एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी तो विड्रॉ ही कर दी। विड्रॉ कर दी मतलब जीरो कर दी। आज आप एक्सपोर्ट करते हो तो आप जान करके हैरान होगे, कई सारे ऐसे जोन्स बना दिए गए जिसमें हमने एक आपको समझाया भी होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहां पर भारत का कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, जीएसटी नहीं लगता। उसका एक मॉडर्न नाम लेकर के आए गुजरात के अंदर जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे, गिफ्ट सिटी, जिसका मॉडर्न नेम लॉ के अंदर लिखा है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। क्या नाम लिखा है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। वहां पर ऐसी जोन्स बनाई गई, इंटरनेशनल मार्केट में लीडर्स को वहां पर बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि वहां पर कोई भी टैक्स लगते नहीं है। वो बिल्कुल नहीं बनता अगर ये पॉलिसी नहीं आई होती 1991 की। इज इट क्लियर? And last, briefly, trade policy after liberalization is to facilitate integration of market. ये integration of market को अपन क्या बोलते हैं? Globalization या liberalization? Integration of markets of one country with the rest of the world. Globalization. तो हमारी कंट्री ग्लोबलाइज हो गई और हमने प्रोटेक्शन, जो हम पहले प्रोटेक्शन मोड में चलते थे, पब्लिक सेक्टर को ऐसे बचा बचा के चलते थे, मेरा भारत, अब बोल दिया सबका भारत, आकर के बिजनेस कीजिए।
ये कुछ मुख्य रिफॉर्म थे। यहाँ पर लिबरलाइजेशन और रिफॉर्म्स का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। अगला टॉपिक यहाँ पर आता है हमारे पास में, क्या बोलो, प्राइवेटाइजेशन। व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन? जब किसी भी पब्लिक सेक्टर की ओनरशिप को किसी स्टेट को दे दिया जाए, स्टेट मतलब गवर्नमेंट को दे दिया जाए, आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और बोथ। इज इट क्लियर? ऐसे मोड को हम क्या बोलते हैं बोलो? प्राइवेटाइजेशन, वेयर अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज आइदर सोल्ड और इज गिवन फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट पर्सन। Is it clear? It implies withdrawal of government ownership and management of a public sector enterprise. बोलो यहाँ तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। How it can happen? This is a very important slide. It can happen by outright sale of government enterprise to private enterprises, जिसको हम सेल बोलते हैं, आउटराइट सेल। मतलब सरकार ने वैल्यू निकाली अपनी कंपनी की, वो वैल्यू किसी प्राइवेट सेक्टर वाले पर्सन ने कोट की और उतने वैल्यू में उस एंटरप्राइज को बेच दिया गया। इसको बोलते हैं अपन आउटराइट सेल। क्या बोलते हैं बोलो? आउटराइट सेल। और आउटराइट सेल ना करके विड्रॉल ऑफ ओनरशिप भी किया जा सकता है एंड मैनेजमेंट फ्रॉम मिक्स्ड एंटरप्राइज थ्रू एंटरप्राइज जॉइंटली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस, जिसको आप मुख्य रूप से गवर्नमेंट कंपनी नाम से आपने बिजनेस में पढ़ा था। ऐसी कंपनी जहां पर 51% शेयर कैपिटल कम से कम पेड अप वाली इज हेल्ड बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बची हुई इज ओन्ड बाय प्राइवेट पर्सन। इज इट क्लियर? कोई डाउट? दोनों का मीनिंग यहाँ पर नीचे फिर से दिया है। नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट फॉर 3 मार्क्स इन एग्जाम। एक्सप्लेन डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। इट इज अ पॉलिसी टू प्रमोट प्राइवेटाइजेशन। सरकार यहाँ पर सीधा शेयर कैपिटल पीएसयूज की बेच देती है। पीएसयूज की शेयर कैपिटल को बेच दिया जाता है, किसको बोलो? प्राइवेट पर्सन को। दैट मीन शेयर बेचे जाते हैं। इट कैन हैपन इन फेवर ऑफ अच्छा, ये अच्छा भी और बुरा भी है। कहते हैं आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट इज सेम एज इन केस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। इट इज टेकन एज रेमेडियल मेजर टू इंप्रूव प्रोडक्शन एंड मैनेजरियल एफिशिएंसी ऑफ द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर जो ऐसे बिल्कुल बूढ़ा बूढ़ा टाइप लग रहा था उस 40 साल के दौर में, उसको जवान बना दिया प्राइवेट सेक्टर को बेच करके, सो दैट वो लोग उसे चला भी सके और इंपोर्टेड मशीन्स वगैरह फ्री कर दिए, कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट। अरे कल ही पढ़ाया था, पहले मशीनरी मंगानी इतनी इजी नहीं थी, अभी मशीनरी बाहर से आएगी तो देश का इकोनॉमी का प्रोडक्शन, जीडीपी सब कुछ इंक्रीज होगा। कोई डाउट? Of course, disinvestment is used as a means to manage fiscal deficit by the government. Now, this is again a link with the fiscal deficit topic of government budget. मैंने आपको बोला था फिस्कल डेफिसिट अलार्मिंग होता है। फिस्कल डेफिसिट सरकार की बोरिंग पोजीशन को इंडिकेट करता है और अगर उस बोरिंग को इंडिकेट अगर वो हाई रहता है तो उस बोरिंग को पे करने के लिए सरकार और बोरो करेगी और बोरो करके कम से कम ब्याज तो चुकानी पड़ेगी, तो ब्याज चुकाने के लिए सरकार और बोरो करेगी। दैट मीन्स एक दिन ऐसा आएगा कि सरकार को अपनी एसेट्स को क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा। अपनी कंपनीज को, अपनी पब्लिक सेक्टर कंपनीज को किसको बेचना पड़ेगा? प्राइवेट पर्सन को। सो डिसइन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फिस्कल डेफिसिट। एग्जाम में रिलेशनशिप भी आ सकती है, वो क्वेश्चन मैक्रो में आ सकता है। कहां आ सकता है? मैक्रो में। हाउ फिस्कल डेफिसिट लीड्स टू डिसइन्वेस्टमेंट, हमने वहां लिखा भी है। इंप्लीकेशंस में आप देखना डिसइन्वेस्टमेंट हमने लिखा है। बोलो यहां तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द नीड ऑफ प्राइवेटाइजेशन? ये स्लाइड आप अगेन मन से लिख सकते हो कि पीएसयूज की ग्रोथ इतनी बेहतरीन नहीं थी, ना कोई पीएसयू अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करता था। आज आप देखो रेलवे में क्या डाइवर्सिफिकेशन है, ट्रेन का इंजन वैसे ही दिखता है जैसे हमने बचपन में देखा, कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं। वंदे भारत है वो सब लेके तो आए, लेकिन कितने उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है आप देखो। कभी एक्सीडेंट हो जाता है, इतनी मजबूती को लेके चैलेंज है उस गाड़ी का। आज आप नॉर्मल इंजन, वंदे भारत के इंजन जमीन आसमान का फर्क है। हल्की सी सामने गाय आ जाती है तो इंजन बैंड हो जाता है आगे से। हाँ वीडियोस हैं सारी यूट्यूब पे, क्या सरकार क्या मजबूती कर रही है। आधे ऊपर ट्रेन प्लास्टिक की बनी हुई है, राइट? सो देयर वाज अ लॉट ऑफ, अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो डाइवर्सिफिकेशन का स्कोप ज्यादा होता है और उसमें भी स्पीड में क्या फर्क। आज यहां से वंदे भारत में जयपुर जाने का किराया है 2 प्रकार की सीट्स है उसके अंदर, एक लगभग 1400-1500 का टिकट है और एक लगभग 2200 रुपए का टिकट है, जिसमें वो सीट जो रोटेटिंग वाली सीट्स है, स्लीपर वाला ऐसा कुछ है। बट नॉर्मल ट्रेन 7 आवर्स में पहुंचा रही है और वो 6 आवर्स में पहुंचा रही है।
क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं। तो प्राइवेट सेक्टर लेकर के आता है डाइवर्सिफिकेशन। ये जो हमारे पास में चॉइस है, मोबाइल में 20 तरीके की चॉइस है हमारे पास, नहीं करते। कपड़ों में 10 तरीके की चॉइस है, ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ, बाकी लोकल संडे मार्केट वाले वो बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये सारी चॉइस लेकर के मार्केट में कौन सी कंपनी आई? पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। तो सबसे पहले थ्रू द स्प्रेड ऑफ पीएसयू इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं था, और मेजॉरिटी लोग फिर भी क्या थे? अनएम्प्लॉयड। ग्रेजुअली मोस्ट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टर्न इनटू सोशल ओवरवेट फॉर द गवर्नमेंट। जिस प्रकार से हम बीएसएनएल का एग्जांपल लिया करते हैं, वो तो चलो एक है अभी, लेकिन ऐसी कई कंपनी 1990 में खड़ी हो चुकी थी जिनको सरकार ना चला पा रही थी और ना उन्हें बेच पा रही थी, और कंटिन्यूस लॉसेस हो रहे थे। क्या हो रहे थे बोलो? कंटिन्यूस लॉसेस। लीकेज, पिलफरेज, इनएफिशिएंसी और करप्शन इनके मुख्य विशेषताएं बन चुकी थी प्राइवेट सेक्टर की। इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि अब इनको फेज आउट कर दो, खत्म कर दो पब्लिक सेक्टर की ओनरशिप और प्राइवेटाइजेशन को ले आओ, सो दैट इकोनॉमी एक बैलेंस तरीके से आगे बढ़ सके। बोलो कोई डाउट? तो ये आप लिख लोगे, 4 मार्क्स की स्लाइड है पूरी। व्हाट इज द नीड ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन द ईयर 1991? अगेन आई रिपीट, इंडियन से क्वेश्चनिंग इजी होती है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, 3 मार्क 4 मार्क, इवन एमसीक्यूज में के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दिखेंगे। जहां कहीं केस स्टडी दिखेगी तो बड़ी सारी केस स्टडी दिख सकती है, हो सकता है आधे पेज की केस स्टडी दिख जाए, एक पेज की केस स्टडी दिख जाए आपको जो क्वेश्चन नंबर 34 होता है, लेकिन वो नीचे क्वेश्चन सिंपल ही पूछेंगे। क्लियर? जैसे पूरा ये इसको एक केस स्टडी बना दिया और फिर वो नीचे लिख देंगे व्हाई द गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड प्राइवेटाइजेशन इन द ईयर 1991। बोलो कोई डाउट? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। व्हाट वर द गेन्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन? अब ये भी आप मन से लिख सकते हो कि जैसे ही प्राइवेटाइजेशन हुआ तो भारत में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों बिजनेस करने वाली कंपनीज जो थी, आज अंबानी, अडानी, टाटा, ये सिर्फ भारत में बिजनेस सीमित नहीं कर पाए, अब ये वर्ल्ड ओवर अपना बिजनेस करते हैं, जिससे ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देश की होती है। आया ना? नंबर 2, प्राइवेटाइजेशन ने डाइवर्सिफाई कर दिया प्रोडक्ट्स को, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनने लगे और कंपनी के साथ साथ कंज्यूमर को भी चॉइस मिली और कंपनी को मिले बहुत सारे प्रॉफिट्स। अरे हाँ या ना? These are used for expansion and diversification of production and privatization also promote consumer sovereignty। सरकार पहले सोचती थी हम जैसा बनाएंगे, घटिया बनाए अच्छा बनाए, लोग तो खरीदेंगे ही, क्योंकि हमारे अलावा बनाने वाला कोई है नहीं। आज इंडियन ब्रांड्स के कंपैरिजन में फॉरेन ब्रांड्स जैसे ही आ गए मार्केट में तो कंज्यूमर अपने आप को राजा समझता है। आज आपको क्या लगता है, एक गाड़ी खरीदने के लिए आप पहले 4 गाड़ियों के टेस्ट ड्राइव नहीं लेते हो? लेते हो ना? तो पहले तो टेस्ट ड्राइव लेने के लिए गाड़ियां ही 2 ही थी, बताया था मैंने आपको, एम्बेसडर और फिएट। आज आप 10 कंपनियां घूम करके डिसाइड कर सकते हो, बजट कंपेयर कर सकते हो आपका विद द नंबर ऑफ कार्स एंड द फील यू गेट इन वेरियस कार्स। ये कैसे पॉसिबल हुआ? विद दिस पॉलिसी 1991। सोचो हम कहां होते अगर ये सब रिफॉर्म नहीं होते तो। लेकिन कुछ नुकसान भी हुए, क्योंकि सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी के रेस्पेक्ट में सरकार, जहां गवर्नमेंट हमेशा चिल्लाती रहती थी सोशल वेलफेयर, कि भैया हम तो प्राइवेट सेक्टर को नहीं आने देंगे, हम हमारे कंज्यूमर को प्रोडक्ट सस्ती रेट पर देंगे, वो सारी भावनाएं खत्म हो गई। आज सोशल इंटरेस्ट नहीं रहा, अब ये सिर्फ थ्योरी में एग्जिस्ट कर चुका है। यहाँ तक कि हमारे नेता लोग जब भाषण देते तो वो सिर्फ इलेक्शन के आसपास ही देते कि राशन मिलेगा, बाकी तो गरीब के घर में हालत क्या है जाके किसी उसी से पूछना। 2 महीने चावल मिले, तीसरे महीने मिलने बंद। 2 महीने सरकार बनी, 6 महीने तक खाने का तेल मिला, फिर 5 जनों का 10 जनों का परिवार है न सिर्फ 2 लीटर तेल मिलता। ऐसी हमारी सरकार है, कोई भी हो। तो प्राइवेटाइजेशन की वजह से है, क्योंकि आज रिच इज गेटिंग रिचर एंड पुअर इज गेटिंग। प्राइवेटाइजेशन का फायदा सिर्फ कुछ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को ही रहा। आज हमारे यहाँ तो सोशल वेलफेयर आज भी एक थियरिटिकल कॉन्सेप्ट है। बोलो हाँ या ना? सेकंड, ये सब वर्ड्स मार्क करते जा रहे हो, थियरिटिकल कॉन्सेप्ट, वेलफेयर इज ओनली थियरिटिकल कॉन्सेप्ट। लाइन बाय लाइन तो खुद पढ़ना है, लेकिन कम से कम वर्ड्स तो मार्क करते जाओ, ताकि वर्ड्स मार्क रहेंगे तो ही तो पता पड़ेगा लिखना क्या है। हाँ या ना? देन
Privatization encouraged free play of market forces, but in this process, goods are produced only for those who have means to buy them. वो बात अलग है कि आज हर आदमी आईफोन ले रहा है. आईफोन अब उतना वो नहीं रहा, लग्जरी कॉमन हो गया. मेन चाय वाले के पास भी आईफोन होता है, बट क्रेडिट कार्ड पे ले रहा हो, ईएमआई करवा रहा है. तो कहीं ना कहीं गरीब के पास तो आज भी पैसा नहीं है. सो इससे फायदा सिर्फ अमीर का ही हुआ. एंड व्हेन द प्राइस राइजेस, व्हिच इज ऑब्वियस टेंडेंसी इन सिस्टम ड्रिवन बाय फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्स. ध्यान रखना, मार्केट फोर्स से डिमांड सप्लाई जहां काम करते हैं वहां नॉर्मली प्राइसेस हायर ही होते हैं, और उस हायर प्राइसेस की वजह से जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो डिप्राइव हो जाता है. इज इट क्लियर? गुड आउट. यहां पर पार्ट 2 प्राइवेटाइजेशन भी होता है खत्म. अब क्या आता है चैप्टर का पार्ट नंबर 3. क्या नाम है इसका? क्या नाम है बोलो? ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विथ इकोनॉमीज ऑफ अदर कंट्रीज. क्लियर? देश के अंदर आज हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है. आप देखो आईएफएससी के अंदर जो गिफ्ट सिटी है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है वहाँ, वॉलमार्ट का ऑफिस है. तो ये सारा कनेक्शन तभी बन पाया थ्रू ग्लोबलाइजेशन. अगर उनको बोलते हैं कि आपको यहाँ इन्वेस्टमेंट करना, आपको पहले टैक्स दो, फिर टैक्स पे इनकम टैक्स तो सबसे बड़ा आती है, पढ़ने में ही आती है. अभी थोड़े दिनों में आपकी महीनों में मुलाकात हो जाएगी इनकम टैक्स से. 50 नंबर का इनकम टैक्स ऐसे डाला है जैसे 300 नंबर का पूछेंगे एग्जाम में इंटर में, और फिर उसके साथ कम नहीं पड़ा तो जीएसटी भी डाल रखा है 50 नंबर का, फाइनल में 100 नंबर के डाल रखे. तो उतना बड़ा टैक्स लो आज आप लगा दो माइक्रोसॉफ्ट पे, भाग जाएगा वो एक दिन में. क्योंकि इतना बड़ा एक्ट नहीं करते कम से कम. अब तो खैर आप जब तक पढ़ोगे तब तक हो सकता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह 2024 आ जाए, ठीक है, सिलेबस में. तो उसमें फिर भी नंबर ऑफ सेक्शंस कम है. लेकिन आज अगर आप बात करो कि अभी जो मौजूदा कंडीशन है इनकम टैक्स की, वो ऐसी है कि कम से कम 1500 से ज्यादा सेक्शन है उसके, 1500 प्लस. उसके अलावा केस लॉस लगभग 400-500 केस लॉस है. पढ़ने में ऐसा लगता है कि 6 महीने तक इनकम टैक्स पढ़ो तो भी खत्म ना हो, इतना बड़ा है. और वो कोई नया बन के भी ऐसा छोटा नहीं हो जाएगा 2 महीने ऐसा, वो वैसे ही रहेगा. क्योंकि इन्होंने 4-5 पुराने सेक्शन को मिला के नए के 2 सेक्शन बना दिए, करा कुछ भी नहीं. तो हम बात कर रहे थे कि अगर ऐसे टैक्स लॉस माइक्रोसॉफ्ट पे लगा दो, आप बीएमडब्ल्यू पे लगा दो, तो वो बिजनेस नहीं करेंगे. उससे बढ़िया उनके जो देश का सिंपल टैक्स लॉ है, यूएस का टैक्स लॉ काफी सिंपल है. दुबई में तो आपने सुना होगा टैक्सेस है ही नहीं लगभग. तो वहां पर बिजनेस करेंगे ना वो. फिर हमारे देश में क्यों आते हैं वो बिजनेस करने? तो ये जो मार्केट इंटीग्रेशन हुआ है ये ऐसे सिर्फ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है कि हाँ ग्लोबलाइजेशन में ऐसे 2 मार्केट इंटीग्रेट हो जाते ना. इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है. क्लियर? तो वो सारी मेहनत शुरू 1991 में कर दी थी हमने. एंड गवर्नमेंट में भी ग्लोबलाइजेशन में भी डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग ओपननेस. हमारी कंट्री वर्ल्ड इनटू वन मार्केट का जो सपना है हमारे इकोनॉमिस्ट का, वो फुलफिल होता है थ्रू ग्लोबलाइजेशन. दैट मीन्स इंटीग्रेटिंग द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. व्हाट इज द एम ऑफ ग्लोबलाइजेशन? आज सीमाएं हमने खींची अपना एरिया कब्जा करने के पीछे, लेकिन इंसान की भूख कभी मिटती नहीं है. और कभी भी किसी भी कंट्री वॉर पे गई हो तो सफर कौन होता है हमेशा? मिडिल क्लास या कॉमन पीपल. तो ये बॉर्डरलेस वर्ल्ड का एक एम है कि सब कम से कम देश एक नहीं हो सकते पर सब एक प्लेटफॉर्म पर आकर के व्यापार तो कर सकते, अच्छा व्यापार, गुड रिलेशंस. तो ये सब इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव है ग्लोबलाइजेशन का. साथ ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है. इट इज आउटकम ऑफ, मैंने बताया ना, इट इज आउटकम ऑफ वेरियस पॉलिसीज. ऐसे सिर्फ कह देने से और पढ़ लेने से, हमारे 3-4 स्लाइड पढ़ लेने से ऐसे इंटीग्रेशन नहीं होता. इसके लिए बहुत सारे रूल्स, टैक्स में अमेंडमेंट्स, हमें SEZ एक्ट बनाना पड़ा, IFSC जैसे गिफ्ट सिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर का एक्ट बनाना पड़ा.
कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने पड़े, तब जाकर के ऐसे सपने जो हैं वो सच हो पाते हैं, गिफ्ट सिटी जैसे। क्लियर? सो इट इज अ सेट ऑफ वेरियस पॉलिसीज एंड इट क्रिएट्स नेटवर्क एंड एक्टिविटीज ट्रांसेंडिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। क्लियर? तो जो इकोनॉमिक, सोशल और ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं वो भी खत्म होती हैं थ्रू ग्लोबलाइजेशन। इज इट क्लियर? यहां तक की स्लाइड 2 मिनट देख लीजिए, फिर आगे पढ़ेंगे 2 मिनट के ब्रेक के बाद। तो ग्लोबलाइजेशन में अब तक हमने बात की इंटीग्रेटिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी इनटू वन मार्केट, राइट? इसके लिए बहुत सारी मेहनत हमने की। सो फॉलोइंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज adopted that have influenced the process of globalization। क्या क्या हमारी सरकार ने चेंजेस किए हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम में 1991 के अंदर? सबसे पहला, इंक्रीज इन द इक्विटी इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। पहले कोई भी कंपनी भारत आती थी तो सरकार उस पे आरबीआई एक्ट, फेरा एक्ट सब लगा के पहले बैठ जाती, और फिर रही सही कसर हमारा इनकम टैक्स पूरा कर देता, और जीएसटी की जगह जो कानून चलते थे, एक्साइज, वेट, कस्टम, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, उसके पार्ट, वो सब पूरी कर देते हैं। तो इतना टैक्स देकर के वो आदमी सोचता था कि मैं 100 में से अगर 90 रुपए टैक्स दे रहा हूं तो 10 रुपए कमाने के लिए मैं भारत जैसे देश में हूं, हटाओ, मेरे नहीं करना बिजनेस। तो सरकार ने उसको एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दे दी, बोले कि अब आप हमारी किसी भी कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला सकते हो, जो कि उस समय सरकार 40% तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ किया इन देयर 1991। सरकार ने किसी भी कंपनी का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना अलाउ करा? लगभग 40% इन्वेस्टमेंट अलाउ करा, जो आज की तारीख में काफी सारे एरियाज में कितना हो चुका है? 100%। कितना हो चुका है बोलो? 100%। मतलब आज हमारे देश में ऐसी कंपनीज आपको मिलेंगी जिसका 100% शेयर कैपिटल किसी फॉरेन कंपनी के पास है। इज इट क्लियर? समझ में आया? दूसरा, पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी रेफर्स टू, पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी क्या होता है? It refers to sale and purchase of foreign currency for foreign transactions at market price. To achieve globalization, partial convertibility of Indian rupees has been allowed for following transactions। मतलब हमने जब रुपये को डिवैल्यू कर दिया तो अब 20% डिवैल्यू करा, मतलब हर अमेरिकन को पता था इंडिया में इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस करना इजी है, तो वो डॉलर लेकर के आए और हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स कम हो रहे थे वो बढ़ने लगे। इसको कहते हैं पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। मतलब कि पहले जब हम अपनी रुपए की औकात को बढ़ा करके रखे हुए थे, तब कोई भी देश हमारे साथ में रुपए को कन्वर्ट करके अपनी करेंसी लेने के लिए राजी नहीं था। लेकिन जब रुपए की वैल्यू गिरा दी तो अब रुपए पार्शियली कन्वर्टेबल हो गया। दैट मीन्स लोगों को रुपए में इन्वेस्टमेंट डॉलर दे करके करना प्रॉफिटेबल लगने लगा। क्लियर? This is called as partial convertibility and payment of interest और dividend on investment। ये सारे ट्रांजेक्शन के लिए रुपए डॉलर एक्सचेंज होने लगे। मतलब हमने जो इन्वेस्टमेंट करना है, हमारी कंपनी ने जो डिविडेंड देना है, उसके लिए भी लोग डॉलर एक्सचेंज में लेने लगे। एंड साथ ही जो परिवार हमारे अमेरिका में रह रहे हैं उनके लिए भी डॉलर रुपए कन्वर्ट होने लगे, सो दैट वो वहां पर अपने लोगों को पैसा भेज सके और या फिर वहां के लोग भारत पैसा आसानी से भेज सके। क्लियर? पहले ऐसा होता था 1991 से पहले किसी आदमी को सैलरी इंडिया भेजनी है तो उसको 3-4 महीने लग जाते थे, आरबीआई क्लियरेंस लो, फॉर्म भरो, ये करो वो करो। लेकिन आज एक लिमिट दे दी, वो लिमिट आप फेमा में पढ़ना, मुझे याद नहीं हुई, मैं फेमा नहीं पढ़ाता हूँ, बिजनेस लॉज वहां अशोक सर लेते। तो वहां पर एक लिमिट डिसाइडेड है कि इतना डॉलर आपको भेजना है, दैट इज फ्री ऑफ टैक्स। ठीक है? फिर उससे ऊपर अगर आप भेजते हो तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। इज इट क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। क्या कहते हैं इसको अपन बेटा? पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। दैट मीन सिंपल, पहले रुपए डॉलर इतने इजीली कन्वर्ट नहीं होते थे, अब दोनों इजीली कन्वर्ट होने लग गए। तीसरा, टैरिफ कम करे। वो तो मैंने आपको बताई, आदमी 100 रुपए में 99 रुपए टैक्स दे देगा, तो क्या 1 रुपए कमाने वो भारत जैसे देश में आएगा? नहीं। सारे टैक्सेस को इजी कर दिया, फ्री ट्रेड ऑफ गुड अलाउ हो गया एंड विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन। ये क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन को ही हम बोलते थे कोटा। क्या बोलते थे बोलो? कोटा। लगभग सारे कोटाज हमने हटा दिए। इंपोर्ट आइटम आज आप सारे कितने भी क्वांटिटी में, अगर हैजार्डस गुड्स नहीं है, नशे पत्ते वाली चीजें नहीं है, तो आप इंपोर्ट कर सकते हो। दिस इज अकॉर्डिंग टू द इंडियाज कमिटमेंट विद WTO। WTO, यहां तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? बट
सारा एलपीजी पढ़ लेने के बाद भी, बस थोड़ा बहुत अब टॉपिक बाकी है, ठीक है, कल ही लूंगा, लेकिन ये स्लाइड और लूंगा बस, ठीक है। चेंजेस मेड बाय ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी आर आफ्टर एनईपी। सर अच्छा, एनईपी भी कुछ लोगों का टॉपिक मैंने दिया है ना आप में से, एनईपी भी दिया है किसी को, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, किसी को दिया है, मैंने पर लिखा है। सो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एक लिस्ट ऑफ चेंजेस लेकर के आई। आज हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगा, आज हमने कई सारे एरियाज में ऑटोमेटिक परमिशन दे दी, राइट, कि आप कितना भी पैसा हो, 100% पैसा आप ले आओ भारत से, भारत के अंदर ले आओ आप डॉलर फॉर्म में। देन ऑटोमेटिक परमिशन दी गई टू हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्री, जैसे आयरन एंड स्टील हाई प्रायोरिटी सेक्टर होता है, टेक्सटाइल हाई प्रायोरिटी सेक्टर होता है, जिसमें कहते हैं हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्री को अप टू 1 करोड़ की लिमिट दे दी गई, विथ नो परमिशन इज रिक्वायर्ड फॉर हायरिंग फॉरेन टेक्नीशियंस फॉर टेस्टिंग इंडिजिनियसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी। मतलब हम टेक्नोलॉजी तो ले आएंगे, उसको टेस्ट करना, उसको चलाना हमारे बस की बात थोड़ी है, तो वहां से आदमी आएगा हमको सिखा के जाएगा, कहते हैं आप उसको 1 करोड़ रुपए तक की फीस दे दो बिना परमिशन के, बिना परमिशन के। वापस पढ़ लो, ऑटोमेटिक परमिशन इज प्रोवाइडेड इन हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज अप टू सम ऑफ 1 करोड़ एंड नो परमिशन इज रिक्वायर्ड फॉर हायरिंग फॉरेन टेक्नीशियंस फॉर टेस्टिंग इंडिजिनियसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी। मतलब टेक्नीशियंस को ले तो पूरा ही फ्री कर दिया, और बाकी अदर सर्विसेज आपको लेनी तो उसके लिए कितनी लिमिट है, 1 करोड़ रुपए। क्लियर? रुपी वॉज डिवैल्यूड, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, नियरली 20% रुपी को डिवैल्यू किया गया, ये पॉइंट यहां लिखा है। एंड टू इंटीग्रेट इंडियाज इकोनॉमी विद द वर्ल्ड, द यूनियन बजट ऑफ देयर 92-93 मेड इंडियन रुपीज पार्शियली कन्वर्टेबल, जो अभी अपन ने पढ़ा पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी, अरे हाँ या ना। देन a new 5-year policy 92 से 97 was announced by the government and this policy removed all restrictions and import on external trade। सारे कोटास वगैरह हटा दिए अपने बजट से सरकार ने, एंड वहां से एडमिशन हुआ ग्लोबल कंपटीशन का। द पीक रेट ऑफ कस्टम, जो कि पहले 250% तक कस्टम लगता था, हद हो गई। 1000 रुपए में पेन मंगाओ, 2500 रुपए टैक्स उस पर, 250% उतना ही होता है, मतलब 1000 के पेन पर 2500 रुपए टैक्स ले रही इंपोर्ट ड्यूटी। आज इस रेट को 250% से कितना कर दिया हमने, 10%। आज भी कई टैक्सेस ऐसे हैं कस्टम के अंदर जो 200% ऑफ वैल्यू, 250% ऑफ वैल्यू तक लगते हैं। क्लियर? मतलब जितने मना उसका 3 गुना टैक्स भारत में दोगे तो वो अंदर आएगा हमारे बॉर्डर में। क्लियर? इस रेट को लगभग कितना परसेंट कर दिया बोलो, 10%। बाकी बातें कल। थैंक यू।